अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक, सुबह के सारे रंग रिश्तों के संग। कैसे हैं आप लोगों को सुबह बखैर। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज का शो जो है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है। वो इसलिए दिलचस्प है क्योंकि एक बहुत अहम न्यूज़ जो वो मेरे साथ है, और अहम न्यूज़ ये है कि सेलिब्रेशन का मंथ है, आज़ादी का महीना है। और इस आज़ादी के महीने के साथ साथ 104 पाकिस्तानियों को एक मुनफरिद एज़ाज़ से नवाजा जा रहा है। और वो एज़ाज़ क्या है? वो एज़ाज़ है आला सतह का एज़ाज़, जो कि हमेशा से ही दिया जाता है। और इस बार जो एज़ाज़ के हकदार हैं वो मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें सबसे फ़हरिस्त जो है, सबसे बढ़ के जो नाम है वो फ़रिया परवेज़ साहिबा का है, जिनको उनकी कारकर्दगी पर, जिनको उनके बहुत से मिली नगमों पर, बहुत से गानों पर, पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर मीडिया इंडस्ट्री, शोबिज़ इंडस्ट्री का बड़ा सितारा है, उनको एजाज़ दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ एक्टर हामिद राना साहब हैं, और उसके साथ साथ शीबा अरशद साहिबा हैं, और इनके साथ साथ पाकिस्तानी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है, जिसमें बहुत बड़ा नाम सना सफ़ीनाज का है, उनको सितारा इम्तियाज़ से नवाजा जा रहा है। तो ऐसे खुशखबरियाँ आना, ऐसी बातचीत होना, तो कहते हैं ना कि एक तरह से दिल को ना सिर्फ रिफ़्रेश करते हैं बल्कि मूड को भी रिफ़्रेश करते हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसी ख़बरें हैं जो कि सुनने को मिलती हैं जो कि बहुत पॉजिटिव हों। जहाँ जहाँ नेगेटिविटी भी चल रही होती है, वहाँ वहाँ ऐसी ठंडी हवाओं का आना भी एक खुशाइन बात है। व्यूअर्स, आज तो हमने स्टार्ट की थोड़ी सी न्यूज़ के साथ, बल्कि आपको एक बार फिर बताऊँ कि मेरा जो जोड़ा है वो है सिफ्यूज़ का। और सिफ्यूज़ जो है पाकिस्तान का बड़ा ब्रांड है, उन्होंने स्पॉन्सर किया है। मगर आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये जोड़ा कैसे लग रहा है और कैसा है, कलर कैसा है। ये जो लुक होती है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है। इंसान की एक पहचान भी होती है अपनी पर्सनालिटी से, अपने पर्सोना से। और पर्सोना तभी कंप्लीट होता है जब कंप्लीट लुक आपकी ज्वेलरी मैच करे, आपकी हील्स मैच करें, आपका मेकअप मैच करें, आपका बालों का स्टाइल जो है वो कॉम्प्लीमेंट करे, आपका दुपट्टा जो है वो स्मार्ट लगे, आपकी जो बॉडी टाइप है, जो आपकी टेपर बॉडी है या आपकी थोड़ी सी हैवी बॉडी है, या हर बंदे का एक अपना अंदाज़ होता है, एक दिखने का अंदाज़ होता है। तो आपको बेहतरीन कैसे दिखना है, अच्छा कैसे दिखना है, वो आना चाहिए। हम बार बार एम्फसाइज इसलिए करते हैं क्योंकि मेरी जो प्यारी बहनें मुझे देख रही हैं पसे पर्दा, तो उनके लिए आसानी हो, ट्यूटोरियल्स हम लाइव दिखाते हैं ताकि वो अपने इस ट्यूटोरियल से फ़ायदा उठा सकें। अच्छा व्यूअर्स, अब बात करते हैं थोड़े से रिश्ते के ऊपर। रिश्ता जो है वो क्या होता है, रिश्ते हम कैसे बनाते हैं, कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे माँ बाप का रिश्ता, बाप बेटी का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, ये ऐसे रिश्ते हैं जो कि कहते हैं ना, जैसे नाखून जो है वो गोश्त से जुदा नहीं हो सकता। तो ये रिश्ते भी आपस में जितने मर्जी कहते हैं कि नाराज़गी हो, झगड़े हों, या आपस में बातचीत ना हो, मगर बाय द एंड ऑफ द डे आपके जो ब्लड रिलेशन है वही काम आता है। तो बात यह है कि एक बाप और बेटे का जो रिश्ता होता है उसमें कितने मसले मसाइल होते हैं, क्या क्या कुछ देखने को मिलता है। अक्सर हमने ये देखा है कि एक गैप होता है, कम्युनिकेशन गैप, जिसको बड़े होने तक वो जो कम्युनिकेशन गैप है वो रहता है। और ऐसा भी हमने देखा है कि कभी बातचीत ही नहीं होती, और अगर बातचीत भी हो तो वो इतनी कम होती है। उसमें एक मॉडरेटर जो होती है वो उसकी अम्मा होती है। तो जितनी भी अम्माएँ देख रही हैं वो बिल्कुल रिलेट कर सकती हैं कि बाप बेटे का रिश्ता जितना इम्पॉर्टेंट है, जितना कहते हैं रिस्पेक्टेबल है, मगर कम्युनिकेशन गैप या एक गैप क्यों रह जाता है। और इस गैप को ओवरकम करने के लिए सालों साल लग जाते हैं। छोटी सी एक मिसाल देती हूँ मैं आपको। जैसे मैं जब छोटी सी थी तो एक बार ये हुआ कि मेरी ना अम्मा से लड़ाई हो गई। और अम्मा ने, लड़ाई क्यों होनी है, छोटी बच्ची की क्या लड़ाई होनी होती है, मगर ये होता है ना कि ऑटोमेटिकली अम्मा का गुस्सा होता है और बेटियों पे ज़्यादा होता है, क्योंकि अम्मा एक जनरेशन को पैदा करके उनको संवार रही होती हैं, आगे के लिए प्रिपेयर कर रही होती है। छोटी छोटी बातों पे टोक टाक तो होती है, तो मेरे पे भी हुई। और मेरे अब्बा ने क्या किया, मेरे अब्बा ने सारे मेरे कपड़े पैक किए और अपने अभी सूटकेस पैक किया और कहते चलो निकलो। अच्छा कहाँ निकलना है, अब कहाँ जा रहे हैं अब्बा? हम दादी के घर जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं क्योंकि भाई अम्मा ने तुमसे इतनी वो तुम्हें डांटा है, और मेरी बेटी को कोई डांटे ऐसा हो ही नहीं सकता। बेटियां जो हैं वो बाप की शहजादियां हैं, तो बेटे क्या बाप के शहजादे हैं? तो आज हमने सोचा कि क्यों ना बेटों को बाप के शहजादे बनाया जाए और आपस में कम्युनिकेट किया जाए और आपस में बताया जाए कि भाई कम्युनिकेशन गैप के ज़रिए हम इस रिश्ते को कैसे करीब कर सकते हैं। तो
हमारी जो बेटियां वो शहजादियां हैं और हमारे किचन की जो शहजादी है वो अनम है। तो आज हम सबसे पहले अनम का रुख करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम एंड मैं बिल्कुल ठीक एंड थैंक यू सो मच, बड़ा ही प्यारा कॉम्प्लीमेंट था ये। और आज का आपका टॉपिक जो है ना वो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे होता है कि बेटों का जो है वो पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि एक डिफरेंस रह जाता है। वो उस तरह से चीज़ें जैसे बेटियां शेयर करती हैं वो वैसे नहीं कर पाते, बिल्कुल शेयर अपनी फीलिंग्स। और इस तरह से अब मेरे घर में थोड़ा सा ज़रा मसला है ये कि हम तो 2 बहनें हैं, तो वो भाई वाला एलिमेंट ज़िंदगी में इतना रहा नहीं है। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा हसीन रिश्ता है। और वैसे भी कहते हैं ना कि बेटे जो हैं वो जो माँ के ज़्यादा करीब होते हैं और बेटियाँ जो है वो बाप के ज़्यादा करीब होती हैं। तो ये एक बॉन्ड होना चाहिए। और चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, आपके जो पेरेंट्स होते हैं उनको आपके साथ फ्रेंडली क्वालिटी भी होनी चाहिए। exactly. अच्छा अनम, अब्बा जी अगर किचन में जाएं तो क्या आसानी से बना सकते हैं? क्योंकि आज का प्रोग्राम जो है वो बाप बेटे के रिश्ते के ऊपर है और हम चाहते हैं कि ऐसा आपको चीज़ डिज़ाइन करें किचन में जो कि जितने भी हमारे फादर्स देख रहे हैं, जितने भी बाप हजरात हमें देख रहे हैं, वालिद हैं, तो वो किचन में जाके अपने बेटे के लिए कुछ बना के लाएं। आज की जो रेसिपी है वो तो बिल्कुल ही जो फादर्स हैं वो बड़े ही अच्छे तरीके से वो बना सकते हैं। तो आज बेसिकली हम ड्रिंक्स वीक कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमने पहले वाटर बेस की, फिर मिल्क बेस, तो आज हम योगर्ट बेस स्मूदीज़ में जाएंगे। तो वो तो मेरा ख्याल है कि फादर्स जो हैं बड़ी ही इजीली और जल्दी से बना सकते हैं अपने बेटों के लिए या अपनी बेटियों के लिए। तो आज की जो ड्रिंक है बेसिकली हम एक चॉकलेट स्मूदी रेडी करेंगे विथ फ्रूट बेस के साथ। एक हम रेडी करेंगे, मैंगो सीज़न में बहुत इन है तो मैंने कहा कि क्यों ना थोड़ा पाकिस्तानी भी स्मूदीज़ में टच आना चाहिए, तो एक हम मैंगो लस्सी रेडी करेंगे और एक हम ट्रॉपिकल फ्रूट की जो है स्मूदी वो रेडी करेंगे कि आपके घर में अगर कोई भी सीजनल फ्रूट पड़ा हुआ है तो आपको उसके साथ जो है वो स्मूदी रेडी। बिल्कुल बहुत आपने कहते हैं ना क्विक और क्रिस्प रेसिपी दी है और जितने भी हमारे फादर्स हैं वो देख रहे होंगे उनके लिए आसान होगा, वो भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप बनाना शुरू करें और आज जो है वालिद मोहतरम जो किचन में जाएंगे और किचन में प्रिपेयर करेंगे बहुत बेहतरीन किस्म की स्मूदीज़ अपने बेटों के लिए, क्योंकि आज का प्रोग्राम हमने उन्हीं के नाम किया है। अच्छा, उसके साथ साथ व्यूअर्स रिश्तों के तकद्दुस के ऊपर भी बात करेंगे कि जो आजकल तकद्दुस जो है वो पामाल हो गया है और किस तरह जो एक बड़े ट्रेंडिंग में 2 वर्ड्स आ रहे हैं, शुगर डैडी और शुगर मॉमी का जो कॉन्सेप्ट हमारे माशरे में एकदम से इन्फ्यूज़ किया, वो क्यों किया है उस पर भी बात करेंगे। और मेकअप ट्रेंड जो मेरी बहनों की जो कहते हैं कि दिल की धड़कन है वो तो मैं भूल ही नहीं सकती, मेकअप ट्रेंड्स पे भी आएंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, एक बहुत अजीब सी बात है। वो बात यह है कि शादी के शुरू में अम्मा हमारी सज धज के तैयार होती थी। कहते हैं ना कि कोई चीज़ रह ना जाए, लाइक डॉल्ड अप, मेकअप किया हुआ है, कपड़े पहने हुए, चूड़ियाँ पहनी हुई हैं और अब्बा के आने से पहले पहले अम्मा तैयार होकर बैठती थी। मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे वक्त गुजरता है तो एकदम से उम्र रसीदा बन जाती हैं। मतलब कि कपड़े, कलर, स्टाइल, बालों में जूड़ा बांधा हुआ, नहीं तैयार होना, नहीं कंघी करनी, अच्छा चलो ठीक है ना। तो ये एक ट्रांजिशन पीरियड जो है ये हम क्यों एक्सपीरियंस करते हैं? क्यों नहीं हम उसी तरीके से रहते जैसे हम शादी के शुरू में दिल चाहता था कि लिपस्टिक लगाएं या हम तैयार हों, अब्बा की घंटी बजने से पहले या शौहर की घंटी बजने से पहले जल्दी से जाके तैयार हो रहे हैं कि अच्छा दिखें। और एक कॉम्प्लीमेंट मिलता था, यार बेगम आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं ना, ये ख़वातीन की ज़ीनत होते हैं। ख़वातीन जो हैं वो कहते हैं ना कि वैसे ही उनका दिल खुश हो जाता है जब कोई ना कोई उनको अच्छा किस्म का कॉम्प्लीमेंट करे। तो अब मेरा मेकअप कैसा लग रहा है या मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं, मुझे तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट देने वाला कोई नहीं है। मगर हमारे पास जो हमारी आज एक्सपर्ट हैं वो हमें बता सकती हैं कि जो मेकअप है वो कैसे करके हम किचन का भी रुख कर सकते हैं, मूड भी रिफ़्रेश कर सकते हैं और कहते हैं ना कि खूबसूरत और तरोताज़ा नज़र आ सकते हैं। तो मैं रुख करूँगी फातिमा चिश्ती का। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं फातिमा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। इतनी ग्रेस में रहती हैं और इतनी आप हमेशा डॉल्ड अप नज़र आती हैं और ये कैसे करती हैं? अच्छा, अक्सर मुझसे लोग ये सवाल करते हैं कि मैं ऐसे क्यों रहती हूँ, क्योंकि अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं वो तो बस ऐसे जूड़ा करके आ जाते हैं। इवन मैंने अपनी क्लाइंट्स करनी होती है ना जब,
उस दिन मैं ज़्यादा प्रेजेंटेबल बन के जाती हूँ। अच्छा, हाँ। तो आप जो एक टिप देती हैं कि जो अगर हमने शाम में घर में बेस नहीं यूज़ करनी तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? अच्छा, शाम में अगर बेस यूज़ नहीं करनी, आप कंसीलर्स लगा सकते हैं। कंसीलर से मैं अक्सर, अभी भी मैंने कोई फाउंडेशन नहीं लगाई हुई, कंसील किया हुआ है। मैंने जस्ट अपने अंडर आइज को कंसील किया, थोड़ा सा अपर लिप्स को किया और ब्लश लगा लिया, मेकअप कर लिया। That's it. मैं आपके सामने हूँ। हाँ, मुझे देख सकते हैं। ये नो मेकअप लुक भी आती है और हाँ, लाइट मेकअप में भी आता है। अगर मैं लाइनर ना ज़्यादा लगाती, बस मस्कारा लगा लेती, तो ये नो मेकअप लुक थी। हाँ, बस मैंने लाइनर्स को थोड़ा सा ज़्यादा करने के लिए, क्योंकि मैं चाह रही थी कि आज मैं थोड़ी ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगूँ, तो उसके लिए मैंने लाइनर लगा लिया साथ थोड़ा सा। अच्छा, आजकल का जो मौसम है बहुत चिपचिपाहट है, उस मौसम के अंदर बहुत ह्यूमिडिटी है और बार बार पसीना मुंह पे आ जाता है। उसको कम करने के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए? अगर हमने टोटल मेकअप किया हो और हमारे इधर और इधर स्वेट आ रहा हो, उसको हम कैसे ओवरकम करें? उसके लिए हमारे पास होते हैं लूज़ पाउडर्स। हाँ, इनको आप टेस्ट भी कर सकते हैं। आप एक ग्लास लें, उसमें थोड़ा सा पानी डालें और उसके अंदर एक स्कूप निकाल के ना अपना उसके अंदर डाल लें और आप अपना ब्रश के साथ उसको अंदर डिप करें और बाहर निकालें। ओके। अगर वो पाउडर पानी में मिक्स हो गया, इसका मतलब है कि वो आपका जो है वो स्वेट आने देगा फेस पे, वो आपके मेकअप को लॉक नहीं करेगा। ठीक है। और जो वापस से ऊपर आ जाएगा ना खाली ब्रश के साथ, मतलब वो डिप नहीं होता अंदर। अच्छा। इसकी ये खासियत है कि इसको जब भी चेक करना हो, ये मिक्स नहीं होता पानी में। पाउडर जो मिक्स हो गया, हाँ, इसका मतलब है कि वो अच्छा नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो आपके मेकअप को लॉक नहीं करेगा आपकी स्किन में। जो लूज पाउडर्स होते हैं वो आपके मेकअप को फिक्स कर देते हैं। जी ठीक है। अच्छा, ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टिप बताई है, नॉर्मली हमें नहीं पता होता। जी। अच्छा, तो लूज पाउडर इज़ द मेन की कि आप अपना स्वेट जो है वो, और उसके साथ अगर आपकी स्किन ऑयली है तो अभी मैं जब मेकअप करूँगी तो मैं साथ बना के दिखाऊंगी फाउंडेशन, कि इस फाउंडेशन को कैसा बनाएं, किस स्किन के लिए क्या करें कि वो आपकी स्किन पे स्टे कर जाए। जैसे कि फाउंडेशन के अंदर आप अगर थोड़ा सा फिक्सिंग स्प्रे लगा लें, बिकॉज फिक्सिंग स्प्रे का मतलब है मेकअप को फिक्स करना। ठीक है। तो अगर आप मैट फाउंडेशन के अंदर स्प्रे को 2 स्प्रेज बस कर लें और मिक्स करके लगाएं, उसकी एप्लीकेशन वो परफेक्ट रहेगा। और अगर उसके साथ आप ये पाउडर भी लगा लें तो मोर देन इनफ। ठीक है। अच्छा, और बेस, और हमने पहले भी कहा है कि बेस जिसकी प्रॉब्लम होती है, क्रैक होती है, तो उसके लिए पाउडर्स जो हैं वो ज़रूरी हैं और पाउडर ज़रूर अपने उसको हिस्सा बनाए मेकअप का। एसेंशियल चीज़ें मैं बार बार इसलिए इस पर भी फोकस करती हूँ कि हमारे किट के अंदर एसेंशियल चीज़ें क्या होनी चाहिए, बहुत कम, और जो चीज़ें जो सबके लिए। अच्छा, मैं बताऊँ कि जो रेगुलर मेकअप है ना, जैसे कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग या ऑफिस गोइंग लड़कियां हैं, उनके पास जो चीज़ें होनी चाहिए ना वो है कंसीलर। ठीक है। एक अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर। ठीक है। अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर। हाँ हाँ, इस पे आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर से क्या मुराद है आपका? अच्छे ब्यूटी ब्लेंडर की भी मैं आपको बात बता देती हूँ, वो सॉरी मेरे बैग के अंदर है, मैं आपको बताती हूँ। अच्छी ब्यूटी ब्लेंडर की बात ये है कि कुछ जो आजकल लोकल आए हुए हैं, वो जो आपकी प्रोडक्ट होती है ना, वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। वो आपको मतलब लाइक आपकी जो फाउंडेशन है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, और वो आपकी स्किन पे प्रोडक्ट लगता नहीं है। फिर आपको शिकायत आती है कि ओ मैंने शायद प्रोडक्ट गलत ले लिया। नहीं, आप प्रोडक्ट सस्ती लें या आप प्रोडक्ट महंगा लें, ठीक है, इट्स द वे यू आर डूइंग इट। ओके। हाँ, जिस तरह से आप करेंगे उस तरह से ही वो होगा। उसके लिए कुछ आपको बस एक दफ़ा कि आप इन्वेस्टमेंट कर लें, कोई भी अच्छा ब्रांड देख लें, बहुत से ब्रांड्स हैं, तो उसका ब्यूटी ब्लेंडर हाँ ले लें और उसको पानी में जो है वो डिप करके स्क्वीज़ करना है और उसके बाद उसको यूज़ करें तो परफेक्ट आपकी फाउंडेशन लग जाती है। हाँ, एक तो अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए पास। ठीक है। उसके अलावा कोई भी न्यूड लिप कलर होना चाहिए पास। हाँ, ये 2-4 चीज़ें हैं जो अच्छा मॉइस्चराइज़र, बीबी क्रीम, ठीक है, और ये सब बस एक छोटी सी किट आप बना लें तो परफेक्ट है, यू आर रेडी टू गो। या चलो, वेरी नाइस। अच्छा, जो आज हमारी जो मॉडल है, हमने सोचा कि हम उनका बुलाएं और आपने एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, क्योंकि हर बंदे की एक अपनी स्किन टाइप होती है, एक स्किन एक कलर होता है। सम फेसेस आर एक्ने प्रोन, सम
फेसेस हैव ब्लेमिशेस, तो ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है आज आपको फातिमा चिश्ती बताएंगी। और हमारी जो मॉडल है प्लीज़ आप आ जाएं सेट पे, और उसके बाद आपने इनको ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर लुक हर पेज पे कॉमन है। सोशल मीडिया पे वही लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं जिनकी बिफोर एंड आफ्टर लुक्स लगी होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही तो है। प्लीज़ आप मेकअप चेयर पे बैठें और मेकअप जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। आप फातिमा जैसे आप थोड़ा सा इनका फेस देख लेते हैं, हम इधर ही आ जाते हैं, इस तरफ ही आ जाते हैं। तो इनके जो फीचर्स हैं वो कैसे आप मज़ीद इन्हांस कर सकती हैं, क्या आप इस पे अप्लाई कर सकती हैं कि इनके फीचर्स जो है वो माशाल्लाह इनके फीचर्स ननक्श जिनको कहते हैं, लाइक वो बहुत प्रोमिनेंट, हाँ बहुत प्रोमिनेंट हैं, बहुत प्यारे हैं। इनको लाइक चीक्स पे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोल की भी ज़रूरत नहीं है। नोज़ को थोड़ा सा मैं करूँगी, बट नोज़ भी आपकी बहुत परफेक्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हमने वैसे ही कॉन्सेप्ट रखा हुआ है कि ट्रांजिशन जो होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जिस तरह लोग करते हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक डिफरेंट बनाया है। बिल्कुल। मगर हर इंसान का, हर खातून का हक है वो खूबसूरत कैसी लगे। बिल्कुल। तो आज फातिमा के ऊपर है, फातिमा के हाथ जो हैं वो मैजिकल हाथ हैं, तो फातिमा ने कैसे ट्रांसफॉर्म करना है ये बिफोर लुक हमने आपको दिखा दिया। अक्सर व्यूअर्स कहते हैं कि आपने अपनी मॉडल पहले से तैयार की होती है, एक कमेंट में पढ़ी थी, तो भाई हमने अपनी मॉडल बिल्कुल तैयार नहीं की होती, बिल्कुल ये रॉ फेस है, और आपके सामने हम आपको बताएंगे रॉ फेस है कि आपने अपना फर्स्ट स्टेप कैसे करना है, सेकंड स्टेप कैसे करना है। तो फातिमा सबसे पहले आप थोड़ी सी, अगर आप प्रैक्टिकल करने से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं पहले आप क्या यूज़ करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो जब भी आपके पास कोई आए या आप खुद मेकअप करने लगे, आप मेक श्योर करें आपने अपना फेस धोया हुआ है। ठीक है। उसके बाद आपने इसको थोड़ा मॉइस्चराइज वगैरह करना है फेस को। उसके लिए आप कोई फेशियल ऑयल यूज़ कर लें, वो जो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। कुछ ऑयल्स होते हैं वो आपकी स्किन को ग्रीसी कर देते हैं, मेरे पास एक ऑयल है वो ग्रीसी नहीं करता। ठीक है। इट्स अ वेरी गुड ऑयल, इट्स अ ब्लेंड ऑफ डिफरेंट ऑयल्स, और उसको मैं फाउंडेशन में भी साथ यूज़ करूँगी। पहले मैं अपनी क्लाइंट की स्किन देख लूँगी जो भी हैं मेरे पास, कि उनकी स्किन क्या है, ऑयली है, ड्राई है, उस हिसाब से मैं उस ऑयल को यूज़ करूँगी। फातिमा आप इनका मेकअप शुरू करें और हम अपने व्यूअर्स को बाद में बताएंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कैसे की जाती है, उसका ट्यूटोरियल भी दिखाएंगे। मगर यहाँ A+ के नाजरीन के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, और वो खुशखबरी ये है कि हमारी स्क्रीन पे आज से शुरू होने जा रहा है एक धमाका। वो धमाका है हमारा नया ड्रामा जिसका नाम है बेवफाई। अगर मैं कास्ट की बात करूँ तो उसमें अली खान, सना नवाज़, जावेद शेख और मदीहा रिजवी साहिबा जो हैं वो अपने जौहर दिखाएंगी, और इनके डायरेक्टर जो हैं वो हैं कामरान सिद्दीकी, जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं फरहान रज़ा शेख, और जो राइटर हैं मोहम्मद दिलावर ख़ान। तो ये ड्रामा जो है आप इसको ज़रूर देखिएगा और हमारे सोशल पेजेस पे जाके अपना ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, और आप इसको देख सकेंगे हफ्ते में 2 दिन, पीर और मंगल को 8 बजे सिर्फ A+ पर। ब्रेक पे जाने से पहले इसका प्रोमो ज़रूर देखें। जब शौहर छोटे छोटे झूठ बोलना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि वो गड़बड़ करने वाला है। जाने किस रास्ते दिल ये चलता है, सांस रुकते हैं। सारा मैं जो भी फैसला करता हूँ ना, कभी पछताता नहीं, चाहे वो सही हो या गलत। हसन, मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे वो सब चाहिए जो हानिया के पास है। तुम्हारा साथ, तुम्हारा नाम और तुम्हारी बीवी होने का गरूर। मुझे सायरा कहीं आपसे बेतकल्लुफ होना अच्छा नहीं लगता। आपकी अना ने जिन रिश्तों को जन्म दिया है ना, उनकी मौत इतनी ही जल्दी और ऐसे ही होनी थी। आपको सायरा से जान छुड़ानी होगी, तलाक देनी होगी उसे। और अगर मैं उसे तलाक ना दूं तो मुझे तलाक दे दे। हकीकत तो ये है कि इन दोनों ने किसी और का किया भुगता है। आसान जो तुमने किया है उसकी सजा तुमको भुगतनी पड़ेगी। मैंने तुमसे मोहब्बत की है, तुम्हें हासिल करने के लिए शरई कानूनी तरीका इस्तेमाल किया है। मैंने कौन सी गलती की? वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हम बात कर रहे थे रिश्तों के तकद्दुस की, हम बात कर रहे थे रिश्तों को कैसे संभालते हैं, रिश्तों को कैसे आगे लेके चलते हैं, और स्पेशली बाप बेटे का जो रिश्ता होता है उसमें हमेशा से एक ना गैप रह जाता है, कम्युनिकेशन गैप कह सकते हैं, और डिफरेंट किस्म के मुहरकात कह सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो गैप है ये जन्म लेता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम इसी रिश्ते के बारे में बात करें और
इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन लें। और जो हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं वो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, वो अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस भी देती हैं और वो सोशल मीडिया पे एक बहुत वायरल पर्सनालिटी हैं। तो मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर नबीहा को। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर कहने से ना एक वो जो रोब, एक दबदबा सा आ जाता है। और आप वैसे ही आप मुझे नबीहा भी कह सकती हैं। आप वैसे ही डॉक्टर ऑफ इमोशंस हैं, डॉक्टर ऑफ रिलेशंस हैं। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर नबीहा, आज हमने सोचा कि हमने बहुत सी टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू की है। हमारे बहुत से प्रोग्राम्स में मैं और आप आमने सामने बैठे हैं और हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कशंस किए हैं। मगर बाप बेटे का जो रिश्ता है वो हर घर में जो है बहुत ज़्यादा ना एक डिफरेंट तरीके से पैदा होता है जी, और वो बचपन से लेके बड़े होने तक उस रिश्ते में एक गैप रह जाता है। तो आप थोड़ा सा उसके बारे में मुझे एक्सप्लेन करें, वो गैप क्या है? देखें, बाप और बेटे का रिश्ता इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना हमारे माशरे ने इसको बना दिया है। बाप और बेटी के रिश्ते पे तो हर जगह बात होती है, लेकिन आज आपने बहुत ज़बरदस्त टॉपिक चूज़ किया है कि एक बाप और एक बेटे का रिश्ता कितना बाउंडिंग वाला होना चाहिए, कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखिए, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक मुखालिफ जिन्स है ना, उसकी मुखालिफ जिन्स की तरफ जो है वो अट्रैक्शन ज़्यादा है, जिसकी वजह से बेटियां जो हैं वो बाप के साथ और बेटे जो हैं वो माँ के साथ अट्रैक्शन रखते हैं। और यही वजूहात होती हैं कि जिसकी बिना पर जो है वो माएँ बेटों की ज़्यादा करती हैं। और जब वो शोरबा बन रहा होता है, चिकन बन रहा होता है, कोई गोश्त बन रहा होता है, तो भाई के लिए बोटियां अलग रख देना। शोरबा जो है वो तुम्हें नहीं भी मिलेगा तो कोई मसला नहीं है। अब माँ का ये रवैया कि जहाँ पे वो भाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है और बेटी को नहीं दे रही, वहाँ पे बाप ये चीज़ जांच लेता है और बेटी के ज़्यादा क्लोज हो जाता है। अच्छा, उसको बेटी के साथ जो है वो इतनी इंट्रैक्शन इसलिए नहीं होती कि बेटे जो है वो फर्मा बरदार कम होते हैं। और कहते हैं कि बाप के साथ ज़्यादातर बेटों की एसोसिएशन होनी चाहिए, लेकिन बाप क्योंकि शुरू से ही अपने बेटों को माँ के हवाले कर देते हैं तो वो मदर्स के साथ ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, वो मम्मास बॉय बन जाते हैं। वो मम्मास बॉयज़ जो होते हैं ना, वो फिर हर वक्त पैम्पर्ड बॉयज़ हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और फिर जब वो उनकी शादियाँ होती हैं तो आने वालियों को बड़ी प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर मर्द जो हैं वो मर्दों की तरबियत करें ना, और ख़ास तौर पे बेटों को समझाएं बाप कि उन्होंने चलना कैसे है, ज़िंदगी गुजारनी कैसे है, तो आप यकीन करें हमारे यहाँ ये जो मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है ना, और एक सास का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, ये कम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब, आप ज़रा हमारी हॉट सीट लें जी, तो हम थोड़े से सवाल भी आपसे ऐसे करेंगे कि रिलेशनशिप जो गोल्स हैं उसमें आज हमने चूज़ किया है बाप और बेटे का रिश्ता जी। तो बाप बेटे का जो रिश्ता है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाप और बेटा जो है वो घर के दो सतून हैं और बेटे ने ही आगे लेगेसी लेके चलना है। बेटे के ही बाप के नाम के बाद बेटा, और बेटे ने ही पूरा ख़ानदान लेके चलना है। बिल्कुल। और वो बाप के जब करीब नहीं होता तो वो बहुत सी ऐसी चीज़ें नहीं पिक कर पाता जो कि बाप की एक लेगेसी होती है। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, मैंने वही आपको जैसे अभी पहले बात की कि बाप की और बेटी की बाउंडिंग बहुत ज़रूरी है। हमारे पाकिस्तानी माशरे में बाप की बेटी के साथ बाउंडिंग है लेकिन बेटे के साथ नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बेटे जो हैं वो लापरवाह इसीलिए हो जाते हैं कि बाप की तरबियत जो है वो उसमें शामिल नहीं होती है। बहुत कम बाप ऐसे होते हैं जो अपने बेटों की तरबियत में अपनी जो बीवी है उसका साथ देते हैं, एक माँ का साथ देते हैं, और बेटों की जो ग्रो करते हैं तो उनको अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों के हवाले से जो है वो बताते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तानी माशरे में अनफॉर्चुनेटली लड़कियाँ जो हैं वो अपने बाप की ज़्यादा लाडली होती हैं। और मैं ये समझती हूँ कि बाप जो है ना, बाप है या बेटी है, दोनों ही गुड़िया से प्यार करते हैं, उनको अपनी गुड़िया से प्यार होता है। ऐसा ही है। तो ये एक इमोशंस हैं, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जो हमने अपने साथ अटैच किया हुआ है। वरना बेटे भी उतनी मोहब्बत उनकी बाप के साथ होनी चाहिए जितनी बेटियों की है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? इस वजह से कि बाप ने उतनी इंपॉर्टेंस जो है वो बेटे को दी नहीं। अब बेटी को तो बेटे की तरह ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन एक बेटे को बेटी की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि आपने अपनी वो थॉट डेवलप ही नहीं की, क्योंकि थॉट से जो है वो आपकी फीलिंग्स बनी है ना, फीलिंग से आपकी जो है वो इमोशंस आपके बिहेवियर बना है, बिहेवियर से आपकी पर्सनैलिटी बनी है। तो आपने वो थॉट जो स्टार्ट जहाँ से होना था उसको अपने अंदर फील ही नहीं किया कि बेटा जो है उसकी तरबियत कितनी ज़रूरी है या बाप के साथ उसकी अटैचमेंट कितनी ज़रूरी है। अगर आप इस्लाम की बात करें, कुरान की बात करें, अहादीस मुबारका की बात करें, तो बाप की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए।
जितना मैंने पढ़ा अपनी स्टडीज़ में, क्योंकि मैं हमेशा से साइंस और इस्लाम को मिक्स करके काम करती हूँ, पढ़ती हूँ। मेरे जितनी सारी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ रिसर्च पे गुजरी है, और जब मैंने रिलेशनशिप्स पे और बिहेवियर्स पे रिसर्च करनी शुरू की तो मुझे लगा कि जो जितना दीन से दूर है वो उतना दुनिया के करीब है, और जो जितना दुनिया के करीब है उसके उस कुर्बत की वजह से वो अपने असल से दूर है, जिसकी वजह से जो है वो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, रिलेशनशिप के मामलात ख़राब हो रहे हैं। वरना कुरान ने तो बड़े वाज़े साफ जो है वो बता दिया कि अगर आपके ये रिलेशनशिप है, माँ बेटे का है या बाप बेटे का है, तो उसको कैसे गुजारना है, कि बाप की बद्दुआ से बचो। मतलब बाप का गुस्सा इतना इफेक्ट करता है कि माँ की खिदमत करो, माँ से मोहब्बत का इजहार करो, और माँ बाप की बद्दुआ ना लो, और अगर वो बुढ़ापे में चले जाएं तो तब भी उनकी खिदमत करो। ये हमें दर्स दे दिया, लेकिन हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा और उसको जो है वो एक साइड पर रख दिया। आज अगर माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो कोई इसकी जो है वो परवाह नहीं करता। बेटों के लिए मैं 3 चीज़ें बता दूँ आपको। आप ये जो बेटे होते हैं ना, ये बाहर ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व होते हैं, दोस्तियाँ तलाश करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी माशरे के जो बेटे हैं जो अपने बाप से दूर हैं, ये 3 चीज़ें अगर आपके साथ हैं तो आप समझें कि आपके बेस्ट कंपेनियन आपके साथ हैं। हम बाहर दोस्त ढूंढने जाते हैं, दूसरा इंसान दोस्त ढूंढते हैं, लेकिन अपने बाप को दोस्त नहीं बनाते। दुनिया में जो बेहतरीन 3 वफादार दोस्त हैं एक बेटे के, वो है एक बूढ़ा बाप, वो है आपकी बची हुई सेव की हुई वो रकम जिसे आपने अपनी कमाई में से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बचा के रखा है। ये आपके बेस्ट कंपेनियंस हैं, साथी हैं उन बेटों के जो अपने बाप के ज़्यादा क्लोज नहीं है, जिन्हें पता नहीं है, एहसास नहीं है कि बाप जो है वो कितनी अहमियत रखता है, शजर की अहमियत रखता है। सायादार दरख्त है बाप। जिस घर में बाप नहीं है उस घर के बेटों की तरबियत देखें आप, उस घर के जो है वो बेटियों की तरबियत देखें। बेटियां भी बिल्कुल अकेली रह जाती हैं और बेटे भी जो है उनकी तरबियत नहीं हो पाती। और तीसरी और अहम चीज़, बेटे की तरबियत में एक चीज़ का फुकदान रह जाता है कि वो औरत की इज्जत करना नहीं सीखता। ये बात उसको बाप सिखा सकता है, वो बाप जिसकी अपनी तरबियत जो है वो बेहतरीन तरीके से हुई हो। हमारे यहाँ क्योंकि माँ तरबियत करती है, एक माँ के साथ प्रोसेस चलता है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि माँ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। माँ ने ही एक बेटे को जो है वो ग्रो करना है, उसकी तरबियत करनी है, लेकिन माँ के साथ बाप का भी अहम किरदार होना चाहिए बेटों की तरबियत में, क्योंकि बाप ने बाहर सोशल है, बाप बाहर जा रहा है, काम कर रहा है, सारी चीज़ों को जो है वो देख रहा है। अगर वो बेटे को नहीं सच्ची और खरी बात बताएगा या सही और गलत का फैसला नहीं बताएगा तो फिर आपका बेटा जो है वो एक बेटी ही बन के रह जाएगा। आप उसे बेटी कहें या ना कहें, लेकिन उसकी तरबियत क्योंकि एक औरत ने की है तो जाहिर बात है कि उसमें कहीं ना कहीं वो एलिमेंट आएगा कि वो उस बंदे को ज़्यादा तरजीह देगा या उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा जिसके साथ वो कनेक्ट है। माँ के कदमों तले जन्नत है, माँ का कोई नेमुल बदल नहीं है। माँ की इज्जत जो है वो फ़र्ज़ है, लेकिन बाप की इज्जत भी फ़र्ज़ है। ये बेटों को समझना होगा। और ये बाहर दोस्तियां तलाश ना करें, फलां मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। कोई इंसान किसी का दोस्त नहीं है। आज के दौर में कोई इंसान किसी के लिए लॉयल नहीं है। लॉयल है तो सिर्फ आपका वो पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया है, जो आपने बचा के रखा है। लॉयल है तो वो आपका बूढ़ा बाप जो आपके घर में बैठा है। लॉयल है तो वो आपकी बीवी जिसके साथ आपका निकाह हुआ है। बस तीनों चीज़ों में से और कोई चीज़ आपके साथ लॉयल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि अक्सर हमने ये देखा है कि एक फादरली जो फिगर होते हैं या बाप हैं, वो घर में जब एंटर होते हैं तो कहते हैं ना, बच्चे अपने दरवाज़ों के अंदर चले जाते हैं और लॉक कर देते हैं रूम। डर खौफ होता है। डर खौफ जो हम है, आप कह रहे हैं कि फ्रेंडली बेसिस पे आना चाहिए। हमें याद है कि हमने कभी अपने फादर को फ्रेंडली बेसिस पे नहीं देखा था। हमने हमेशा अपने फादर को बाप बनते ही देखा था कि वो अब्बू हैं। अब्बू से जाके बात करना इतना मुश्किल होता था कि बीच में अम्मा को डालना पड़ता था। सही। तो ये जो ब्रिज है ये कैसे किया जा सकता है? देखिए, बाप को चाहिए कि वो एक सॉफ्ट कॉर्नर दे बच्चों को, एक मोहब्बत भरा लहजा दे बच्चों को। थोड़ा सा रौब भी होना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि बाप को रौब रखना चाहिए। वो एक मर्द है और मर्द पे रौब अच्छा लगता है, मर्द पे गुस्सा भी अच्छा लगता है, लेकिन एक लेवल तक, एक हद तक जिसमें किसी का नुकसान ना हो। अब ये कैसा बाप है जिसे बच्चे जो है वो बात करते हुए डर रहे हैं, खौफ महसूस कर रहे हैं। हाँ, बाबा घर आएंगे तो हमें घर साफ रखना है, या हमें कोई शोर नहीं करना, या हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी कि बाबा को बुरी लगे, वो तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन बाबा के सामने जाते हुए भी थर थर कांप रही है जो है वो बच्चियां बच्चे, तो ये कोई आपकी जो है वो शान नहीं है। क्योंकि एक बाप को समझना होगा कि आपको अपने बच्चे को कंफर्ट जोन देना होगा। और दूसरे, ये वाला बहाना करना कि बिजनेस है, काम है
और मैं अपने जो है वो काम में बिजी हूँ तो मैं बेटे को टाइम नहीं दे पाता, बेटी को टाइम नहीं दे पाता, ये कोई आपकी जो है वो ये आपको एग्जाम्पल नहीं सेट कर रहे। इसी वजह से आज आपके माशरे की जो नौजवान नस्ल है वो बेरारवी का शिकार है। आपकी नौजवान नस्ल के मोबाइल फ़ोन में क्या चल रहा है ना बाप को पता है ना माँ को पता है, क्योंकि तवज्जो ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है। आपने जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स पे काम ही नहीं किया। आपने एक शख्स को जो है वो शख्स बनाया ही नहीं, एक बेटे को बेटा बनाया ही नहीं। बेटे का मकसद ये होता है मुहाफिज मर्द, बाप जो है वो मुहाफिज है, वो बेटा है, वो शौहर है या वो आपका बाप है। तीनों ही जो है वो लेवल पे आके वो आपका प्रोटेक्टर है, वो आपका मुहाफिज है। अगर मुहाफिज ही सही नहीं है घर का तो रखवाली कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो सोचना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर नबिया, ये बहुत एक एक सवालिया निशान है और सबके घरों में कोई ना कोई चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम बोल नहीं सकते, हम बता नहीं सकते। हाँ। मगर हमने सोचा कि आज हम बात करें, इस पर डिस्कस करें। बहुत अच्छे व्यूज़। ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डॉक्टर नबिया से अभी डिस्कशन हमारी जारी है। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे बाप बेटे के रिश्ते के बारे में कि बाप बेटे का जो रिश्ता है कितना क्लोज़ है मगर अब कितना दूर हो चुका है। तो उसके लिए डॉक्टर नबिया जो है हमारे साथ है। डॉक्टर नबिया, मुझे ये बताएं कि हमने देखा है कि बाप और बेटे आपस में एक दूसरे को गले नहीं लगाते जी। ईद भी वो यो हाथ ऐसे कर देंगे, वो जो गले लगाने का कॉन्सेप्ट है, बात करने का कॉन्सेप्ट है, कुछ उनसे पूछने का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। ऐसे ही है, इसीलिए मोहब्बत भी ख़त्म हो गई है। बिल्कुल, गले लगाने का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, इसीलिए मोहब्बत भी जो है वो कहीं साइड पर हो गई। बाप बेटे का जो मोहब्बत और तकद्दुस का रिश्ता था वो भी कहीं गायब हो गया, क्योंकि एक बाप ने बेटे को उतनी स्पेस ही नहीं दी कि वो आकर बड़ी खुशी के साथ जो अपने बाप को गले लगा सके। वो जब बाप के करीब आने की कोशिश करता है तो बाप के मुख्तलिफ़ किस्म के मूड स्विंग्स का उसको ख्याल होता है कि कहीं पता नहीं ये पसंद आए ना पसंद आए, कोई शान में गुस्ताखी ना हो जाए। एक बाप को बड़ा स्मूथ होना चाहिए और इसकी मिसाल जो है सबसे बड़ी हमें जो है वो मिसाल मिलती है आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लोग कहते हैं कि आप अकॉर्डिंग टू इस्लाम बात करती हैं। मैं इस्लाम को साइंस से अलग नहीं कर सकती। इस्लाम है तो साइंस है, साइंस और इस्लाम का बड़ा गहरा ताल्लुक है। और आप देख लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बाप कि जो अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाया करते थे। अगर वो तशरीफ़ लाती थी तो खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते थे, उन्हें वेलकम करते थे, उनका अदब करते थे। अगर हमारा हर बाप, हम वैसे तो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम वैसे तो कहते हैं हम फॉलोअर्स हैं, लेकिन क्या आपने कोई एक चीज़ भी फॉलो की? क्या माँ बाप ने बच्चों के साथ तमीज़ और अदब का वो रिश्ता कायम किया कि जिसमें एक बेटा जो है वो बाप के साथ जो है वो उसको अदब में, लिहाज में, मोहब्बत में गले लगा सके? आपने इतना उसको जो है स्पेस दी। एक मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ। एक बाप जो है बड़ा अच्छा उसका जो है वो इंट्रैक्शन था अपने बेटे के साथ। उसने अपने बेटे को बिठाया, उसकी शादी होने वाली थी और उसको कहा कि बेटे मैं तुम्हें 3 नसीहतें करता हूँ, ये नसीहतें याद रखना कि जो बेटी तुम घर लेकर आ रहे हो किसी की, वो तुम्हारी बीवी होगी, उसका खाने पीने का ध्यान रखना। क्योंकि हम फ़कीर को भी 2 वक्त का जो है वो खाना दे देते हैं, वो भी खाना ढूंढ लेता है, खा लेता है, लेकिन जो बंदी अपना सब कुछ छोड़ के अपनी ख्वाहिशें मार के तुम्हारे घर आ रही है, उसको कभी उसकी ख्वाहिश के अगेंस्ट खाना नहीं देना। उसको खाना वो देना जो वो ख्वाहिश करती है। अब सोचें एक बाप की स्ट्रैटेजी, पॉलिसी क्या होगी, उसने अपनी बीवी के साथ कैसा रिएक्शन किया होगा जो वो अपने बेटे को ये नसीहत कर रहा है। फिर दूसरी बात वो ये बताता है कि बेटे जब तुम किसी की बेटी को घर लेकर आते हो तो उसकी इज्जत और एहतराम तुम पे लाजिम हो जाता है। वो औरत तुम्हें पसंद है या नापसंद है, लेकिन वो औरत है और औरत की इज्जत जो है वो फ़र्ज़ है, तो तुमने उसकी हर मामले में इज्जत रखनी है और इज्जत करनी है। 4 बंदों में उसको गलत नहीं कहना। अगर वो गलत है तो जाकर अपने कमरे में उसको गलत कहो और उसको समझाओ कि यहाँ तुम गलत हो। तीसरी और आखिरी नसीहत जो उसने की कि कभी अपनी बीवी पर हाथ मत उठाना। गुस्से का वो लेवल अपने अंदर मत लेकर आना कि जिसमें तुम्हें अपनी बीवी पर हाथ उठाना पड़ जाए। ये है एक बाप की नसीहत एक बेटे को। एक अच्छा बाप,
एक वो बाप के जो अपने माशरे में एक अच्छा बेटा जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, एक अच्छी जो है वो तरबियत कर रहा है। आज कितने आपके बाप हैं जो अपने बेटों के साथ बैठकर इस तरह से शादी से पहले बात करते हैं? बेटों को ये तो फिक्र होती है कि हमने पहनना क्या है, बेटों को या बाप को ये तो फिक्र होती है कि कपड़े कौन से आने हैं। किसी ने कभी ये फिक्र की है कि तरबियत क्या देनी है? जिस बेटी को घर लेकर आ रहे हैं उसको बेटी बना के रखना है या बहू बना के रखना है? ये सास पे ही जिम्मेदारी क्यों कर दी जाती है? जो बाप हैं वो साइड पे हो जाते हैं क्योंकि वो बीच में जो है वो इन मामलात में नहीं पड़ते। ये औरतों का मसला है, औरतों का मसला नहीं है भाई, ये औरतों का मसला नहीं है। पाकिस्तान में आपने इसको औरतों का मसला बना दिया, दो औरतों को आपस में लड़वा दिया, वो सास है वो बहू है, आपने उसकी जंग शुरू करवा दी। अगर आप बीच में होते, ये वालिद अगर बीच में होते तो आज ये सास बहू की लड़ाई घर घर ना होती। अगर उन शौहरों ने जो है वो अपनी बीवी को कमांड में रखा होता और कहा होता कि किसी की बेटी जो है वो तुम्हारे घर में आ रही है, उसकी इज्जत तुम पे फर्ज है, तो सास कभी भी जो है वो बहू के साथ बुरा सलूक ना करती। आज की सास को जो एक मैं कहती हूँ कि आज़ादी मिली है ना कि बहू के साथ जो मर्जी करो, चंद सासों को जो करती हैं ऐसे, जो नहीं करती वो अपने ऊपर ना लें इस बात को। क्योंकि अक्सर ये मेरे साथ बड़ा मसला होता है कि जब मैं बात करती हूँ तो कमेंट सेक्शन में सारी सासें भी आ जाती हैं, सारी बहुएं भी आ जाती हैं कि जी आप ऐसे। देखिए मैं हमेशा उसको कहती हूँ जो कर रहा है, जो नहीं कर रहा वो अपने ऊपर ना ले इस बात को। मुझे अच्छा ये लगता है कि चले लोग इस पर बात करते हैं और आते हैं और बात करते हैं और अपनी जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो वहाँ पर निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ से भी आपकी तरबियत का अंदाजा होता है। तो सास को जो है ना वो डायरेक्ट ना करें बहू के साथ, ससुर को चाहिए कि वो बीच में अपना एक अहम किरदार अदा करें, प्ले करे। अच्छा मुझे बताएं कि ऐसा भी हमने देखा है कि बाप इनसिक्योर होता है बेटे से, जिस तरह बेटा बड़ा हो रहा होता है तो बाप को लगता है कि जैसे मेरे मुकाबले पे कोई एक जो चीज़ है वो आ रही है जी, और वो फिर ऑटोमेटिकली कहते हैं ना कि गैप डेवलप होता है। जिस तरह वो कपड़े पहनते होते हैं, तुम तो भी छोटे बच्चो, तुमने क्या पहना है, तुमने थोड़ी वो चीज़ पहननी है। ये कॉम्पिटिशन्स जो है ये देखने में आए हैं, क्यों? इसीलिए यही वजह है जिसकी वजह से जो है वो बेटे अपने बाप को इंस्पायर नहीं करते, वो इंस्पिरेशन नहीं है उनकी, बल्कि उनकी इंस्पिरेशन जो है वो दूसरे आर्टिस्ट बन जाते हैं, कहीं कोई जो है वो आपकी टॉप पर्सनैलिटी बन जाता है। क्यों किसी बेटे की इंस्पिरेशन या उसका आइडियल जो है वो उसका बाप नहीं है? बहुत कम ऐसे बेटे हैं जिनके आइडियल जो है वो उनके बाप हैं, क्योंकि बाप ने उसको सिखाया ही नहीं, बताया ही नहीं। जो बाप पहनता था या जो बाप की ख्वाहिशात थी नहीं पूरी हुई, वो आप अपने बेटे के रूप में पूरी करें। मैं माँ बाप को हमेशा समझाती हूँ, मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं पूरी फैमिलीज़ जो है वो मैं काउंसलिंग के लिए जो है वो हर किसी से बात करती हूँ। किसी एक शख्स का मसला हो तो उसके गिर्द तमाम तर वो लोग जो उसकी ज़िंदगी में अहमियत रखते हैं, तमाम हमें जो है वो इसकी रिसर्च करनी पड़ती है, उनकी हिस्ट्री लेनी पड़ती है, फिर उनसे बात करनी पड़ती है। मैं कभी ऐसे नहीं करती कि मेरे पास 2 लोग आ गए हैं तो जी उनकी कपल काउंसलिंग की और ओके अल्लाह हाफिज़। नहीं, पूरी फैमिली आपकी, उनके रवैये, उनकी चीज़ें। तो ये जो बाप और बेटे का कॉन्सेप्ट है ना, बाप को चाहिए कि थोड़ा सा ये ना करें कि मैं सख्ती करूँगा तो मैं एक अच्छा बाप हूँ। नहीं, आप जितने नर्म लहजे में अपने बेटे से बात करेंगे, उसकी जितनी अच्छी तरबियत करेंगे, अपने पहने हुए कपड़े अपने बेटे को पहनाएंगे, अपने फेवरेट कलर्स अपने बेटे को बताएंगे और उसको पहनने ओढ़ने में मदद करेंगे, उसको बाहर मूव करने में जो है वो उसकी हेल्प करेंगे, दोस्तों में उसकी हेल्प करेंगे, आप उतने अच्छे बाप होंगे। वो मोतबर आदमी नहीं है जिसने पैसा कमा लिया तो बड़ा मोतबर है, मोतबर वो है जो अच्छा बाप है। अच्छा, एक और भी चीज़ हमने देखने को मिलती है कि बाप जिनके बहुत बड़े बड़े नाम हों जी, और बेटा जो है वो सेम फील्ड में हो और नाम ना कमा सके जी, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। या जो बेटे हैं उन्होंने बाप से ज़्यादा नाम कमाया हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ गैप है। अच्छा, ये तरबियत का गैप है ना, तरबियत का फुकदान है, कम्युनिकेशन गैप है। जिस बच्चे का अपने बाप के साथ कम्युनिकेशन गैप होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मियाँ बीवी के रिश्ते में कम्युनिकेशन गैप है, अगर आपकी माँ के साथ या आपके बाप के साथ आपका कम्युनिकेशन गैप है तो कभी आप उसकी उस तरह इज्जत नहीं कर सकते, कभी आप उसको उस लेवल पर जो है वो नहीं जान सकते। आज की नाफरमान औलादें जो अपने बूढ़े माँ बाप को जो है वो घर से बाहर निकाल रही हैं, जो हमारे इतने आप देख लें कि ये जो ओल्ड होम्स हैं वो भरे पड़े हैं वो बूढ़े माँ बाप से, कि माँ बाप ने अगर कुछ कह दिया या किसी की शादीशुदा लाइफ में इंटरफेयर कर दिया तो उसको उठा के जो है वो ओल्ड होम में रखा है, फेंक आए। कैसे रो रो के तड़प तड़प के ईद वाले दिन भी अपने बच्चों को याद कर रहे होते हैं मगर वो पलट के खबर नहीं लेते। ये माँ बाप की तरबियत है, ये माँ बाप की तरबियत है। आप इसको माने ना माने, आप ये कहें कि कोई औरत ये कहती है मैंने अपने बच्चे की बहुत अच्छी तरबियत की, आपने उसको पैम्पर्ड किया, आपको जब उसको सूखे पे सुलाना चाहिए था, जब उसे गीले पे सुलाना चाहिए था, आपने उसे सूखे पे सुलाया, आप खुद गीले पे सोई और आपने उसे कंफर्ट जोन दिया। आपको बच्चे को सिखाना चाहिए था कि भूख क्या होती है,
आपको बच्चे को सिखाना चाहिए था कि अगर गर्मी में एसी नहीं है तो गर्मी में गुजारा कैसे करते हैं। उसे सिखाना चाहिए था कि अगर बुरा वक्त है तो इसको गुजारने के लिए जो है वो बड़ों के मशवरे और उनके जो है वो तरीके से चला जाता है। ये सब तरबियत है। जिनकी तरबियत है वो अपने वालिदैन के फरमा बरदार हैं। जिनकी तरबियत नहीं है, आपके पाकिस्तान में नाफरमान औलादें भरी पड़ी हैं जो अपने वालिदैन को तशद्दुद का निशाना भी बना रहे हैं और जो अपने वालिदैन को जो है वो रोने पे मजबूर करते हैं। जब वालिदैन रोते हैं एक औलाद के लिए तो अर्श हिल जाता है, और अर्श तक जब ये आहें जाती हैं तो वो औलाद नाफरमान औलाद, जिसका कुरान में भी जिक्र है कि अगर तुम अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करोगे कि वो बुढ़ापे को पहुंच जाएं, उनके लिए दुआए खैर नहीं करोगे या उनके लिए आसानी पैदा नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए कभी आसानी पैदा नहीं करेगा। कल को तुमने भी माँ बाप बनना है। दुनिया मकाफाते अमल है। आज आप एक औलाद बन के अपने वालिदैन के साथ गलत कर रहे हैं, कल को आपकी औलाद आपके साथ करेगी। ये दुनिया है, यहाँ यही होता है। और मरेंगे नहीं आप, जब तक आप उन वालिदैन की सिस्कियों का हिसाब नहीं दे लेंगे आप मरेंगे नहीं। ये मेरी बात याद रखिएगा। ये इसको कहीं सुनहरी हरूफ से अपने पास लिख कर रख लें कि जो वालिदैन की इज्जत नहीं करती औलादें वो नेस्तो नाबूद हो जाती हैं। ना उनके पास पैसा बचता है, ऐसी तबाहियां फिरती हैं उनकी ज़िंदगियों पर और ऐसी बीमारियां उनको चिमटती हैं कि सारा पैसा उनका बीमारियों पर लगता है। और लोग समझते हैं कि हम अमीर बहुत हैं तो हम खर्चा कर सकते हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मौजूद। ये जिसको तकलीफ और दुख और दर्द दिया है ना, अगर रात को नींद नहीं आती तो जाओ अपने माँ बाप से माफ़ी मांगो जाके। उनका जिनका दिल दुखाया है, जिनको तकलीफ पहुंचाई है, अजियत पहुंचाई है, माफ़ी मांगो उनसे। एक आपकी बीवी और एक आपके माँ बाप, ऐसे रिश्ते हैं कि जिनको तकलीफ और अजियत पहुंचाई ना तो दुनिया में ही भुगत के जाएंगे। सबसे क्लोज रिश्ते हैं, सबसे क्लोज रिश्ते, बहुत अहमियत। बिल्कुल। और बाप की बद्दुआ मैं कहती हूँ कि आपको वहां ले जाके धकेलती है जहां पर आपको पानी नहीं मिलता। बाप की बद्दुआ इतनी खतरनाक है। तो बाप के साथ तो आपका ऐसा शफकत वाला रिलेशनशिप होना चाहिए था। अभी आप देखें कि एक केस हुआ कि इतनी बड़ी वो शख्सियत और उनके बेटे ने जो है वो अपने एक लालच की बेस पे कि उसे गाड़ी नहीं लेके दी तो अपने बाप को मरवा दिया उसने। हाँ बिल्कुल, हमने भी रिसेंटली। ये क्या है? ये तरबियत है। आपने उसे पैम्पर्ड किया, आपने उसे बचपन से इतना पैसा दिया। एक बाप क्या करता है कि मैं अपने बच्चों के लिए ना तमाम तर आसाइशें दे दूं, इनको जो है वो किसी की तरफ देखना ना पड़े, ये महंगी सी महंगी चीज़ खरीदें और ये महंगे से महंगा कपड़ा पहने तो मैंने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर दी। गलत हैं आप यहाँ, इंतहाई गलत हैं आप यहाँ। अगर आपने अपने बच्चे को जो है वो तकलीफ में जीना नहीं सिखाया तो आपने जो है वो उस बच्चे को अपना दुश्मन बना लिया है। वो बच्चा जब उसको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी ना तो वो आपका गिरबान पकड़ेगा। बिल्कुल, और यही हो रहा है। प्रोवोकिंग जो है आपका ये मैसेज है। और इस तरह के जो मैसेजेस होते हैं वो कहते हैं ना कि वो इन्फ्लुएंशियल होते हैं, लोगों तक जाते हैं और लोग जो हैं वो समझना होगा, समझना उनको सीखना चाहिए। सीखने का जो मरहला है वो कहते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ ही ख़त्म होता है। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपका सीखने का जो मरहला है वो रहता है आपके साथ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, तब्दीली इस कायनात का हिस्सा है, मगर इतनी ज़्यादा माशरे में तब्दीली हो जाना वो कहते हैं ना कि समझने से कासिर है। ऐसा क्यों है? तो मैं डॉक्टर नबिया के पास ही जाऊंगी। डॉक्टर नबिया, एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत सी अजीब सी चीज़ें देखने में आ रही हैं कि जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं आजकल, शुगर डैडी और शुगर मॉमी, आपने भी सुना होगा, मैंने भी बहुत सुना है। ये देखा जा रहा है कि छोटी उम्र की जो ख़वातीन हैं वो अपने से बहुत बड़े मर्द हजरात को पसंद करती हैं और बड़ी उम्र की जो खातून है वो अपने से बहुत छोटे लड़कों में इंटरेस्टेड है। जी, क्या वजह है? वजह साइकोलॉजिकल है, वजह बहुत बड़ी है। और आज आप अगर एक नौजवान लड़के को देखें तो उसके पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है। वो भी पढ़ाई कर रहा है या वो जॉब कर रहा है तो उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक लड़की के अखराजात जो है वो अफोर्ड कर सके या उसको एक अच्छी लाइफ जो है वो दे सके। जब तक उसकी 40 साल पाकिस्तान में उम्र नहीं हो जाएगी तब तक जो है वो पैसे नहीं कमाने के जो है वो हवाले से अब काम कर पाएगा या बिज़नेस नहीं स्टेबल कर पाएगा। हमारे यहाँ जो है वो बच्चों को, अपने जो बेटे हैं, जो लड़के हैं, उनको 30 साल के बाद ये बताया जाता है कि तुमने अब जॉब स्टार्ट करनी है,
सारा टाइम उनका जो है वो पढ़ाई में लगा दिया जाता है, पढ़ने के बाद जो है वो जॉब करते हैं या नहीं भी पढ़ते तो फिर उसके बाद जो है वो कोई कारोबार करते हैं, तो बहुत छोटी उम्र से उनको जो है वो इस चीज़ में नहीं लगाया जाता, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये शुगर डैडी का प्रोड्यूस होना है। पाकिस्तान में वो कौम, वो एक स्पेसिफिक जो है वो फिगर इन अंकल्स की, इन बड़े उम्र के मर्दों की, कि जो अपने आप को जो है वो शुगर डैडी कहलवाते हैं, ये वो मर्द हैं जिनकी जो है वो ख्वाहिशात अपनी जवानी में पूरी नहीं हुई, या किसी वजूहात की बिना पे उन्होंने पैसा कमाने के चक्कर में या वैसे अपनी साइकोलॉजिकल या फिज़िकल नीड्स को जो है वो कहीं छुपा दिया, और उसके बाद जो है वो जब एक बुढ़ापे की उम्र आई, कहते हैं पाकिस्तानी मर्द 40 साल के बाद जवान हो जाता है। मर्द और फिर मर्द हमेशा जवान रहता है, क्या वजह है? मर्द स्ट्रेस ही नहीं लेता। आपके पाकिस्तान का मर्द जो है वो अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए उसके पास जो है वो वैरायटी ऑफ गर्ल्स है, वैरायटी ऑफ जो है वो औरतें हैं कि जहाँ मर्जी चाहे वो जो है वो जिस मर्जी औरत पे हाथ रखे उसको जो है वो अपना बना सकता है। औरत ने अपने आप को इतना जो है वो सस्ता कर दिया कि औरत ने अपनी लाइबिलिटीज़ पूरी करने के लिए अपने से बड़ी उम्र के आदमी के साथ अफेयर चलाया कि एक तो उसकी इनकम, दूसरे उसके दिन कम। तो वो ये जो सूरत हाल, ये जो सोच कर जो है वो एक शुगर डैडी वाला कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में चला। लड़कियों ने कहा कि ठीक है जी, यहाँ से हमें पैसा आ रहा है, यहाँ से हमें आईफोन आ रहे हैं, यहाँ से हमें ब्रांडेड कपड़े आ रहे हैं, यहाँ से हमें सब कुछ आ रहा है, इसके अलावा कोई मोहब्बत नहीं है। इस वक्त में जो माशरा यहाँ प्रेजेंट हो चुका है वो इस्लामी माशरा नहीं है। इस्लाम में कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है। बड़ी उम्र की जो औरत है वो छोटे उम्र के लड़कों को जो है वो अपने साथ अटैच कर रही है। छोटी उम्र के लड़के कौन है? ये वही है जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिनके पास जॉब्स नहीं है। वो उनके लिए बड़ा आसान हल है, एक जो है वो शॉर्टकट है कि एक जो है वो आंटी है और उसके साथ उसका ताल्लुक है और वो आंटी जो है वो पैसे भी दे रही है और अपनी मर्जियाँ भी करवा रही है। डॉक्टर साहब ये मुझे बताएं कि कैसे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, मतलब कि आप ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है क्योंकि आप एक फादरली फिगर के साथ हाउ कैन यू शो द इंटरेस्ट। आपकी जब तरबियत अच्छी होगी ना, आपकी अच्छी फैमिली, अच्छा घराना होगा, लेकिन आपके पास पैसा नहीं होगा, आपको अपनी लाइबिलिटीज़ पूरी करने के लिए जो है वो दूसरों की शक्लें देखनी पड़ेंगी। जब आप ही की फ्रेंड्स जो हैं वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अच्छे कपड़े पहनकर आ रही होंगी, आईफोन लेकर आ रही होंगी, तो आपके जहन में ये बात चल रही होगी कि मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरी रिस्पेक्ट खराब हो रही है। लेकिन ये रिस्पेक्ट खराब नहीं हो रही, रिस्पेक्ट खराब आपकी उस आदमी के साथ जाके हो रही है जो आपका फ़ायदा उठा रहा है और आपको महंगे महंगे गिफ्ट्स भी दे रहा है। वालिदैन नज़र तो रखें अपनी बच्चियों पर कि कर कहाँ से रहे हैं, कहाँ से इतने महंगे महंगे जो है वो गिफ्ट्स इनके पास आ रहे हैं। बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि जी मेरी फलानी फ्रेंड ने दिया। आप मुझे बताएं, आप मुझे आईफोन गिफ्ट करेंगी? नहीं करेंगी ना। अभी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और मुझे जो है वो आईफोन गिफ्ट कर रहे हैं, नहीं करेंगी, गिफ्ट करूंगी। देखिए वो एक अलग बात है, लेकिन अगर एक लड़की स्टूडेंट है वो कहाँ से 6 लाख रुपया जो है वो लाएगी आईफोन गिफ्ट करने के लिए? बताएं। नॉट पॉसिबल। जो कमाता होगा वो तो शायद अफोर्ड कर ले, लेकिन आपस में जो यंग गर्ल्स हैं वो कैसे ये इतने बड़े गिफ्ट का तबादला कर सकती हैं? आज आपके हर लड़की के हाथ में आईफोन है, आज आपकी हर लड़की जो है वो ब्रांड पहन रही है। कहाँ से आता है ये सब? कैसे करती हैं ये सब? फिर मेरे पीछे पड़ जाती हैं, फिर मुझे जो है वो कहती हैं जी हमें आप जो है वो ऐसे कहती हैं, ऐसे कहती हैं। मैं आपको ऐसे नहीं कहती, जो कर रही हैं मैं उनको कहती हूँ, जो नहीं कर रही मैंने उनको नहीं कहा। आपने अगर अपने ऊपर आपको फील हो रहा है कि ये मुझे कहा है तो फिर आप कहीं ना कहीं कर रही होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर नबिया, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटा है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात है जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए। जो है वो मैं करना चाहूँगी। ये जो आप बात कही थी शुगर डैडीज़ और शुगर मम्मीज़ के हवाले से, वो असल में मुझे ऐसे लगता है कि हमारे माशरे में ना कंट्रोल किसी को करना, इसका बड़ा कॉन्सेप्ट है। सही। तो जो मर्द हैं वो छोटी लड़की या यंग लड़की को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई कंट्रोल में आ जाए हमारे, जिसको हम अपना जहनी जो भी स्ट्रेस है वो सारा उसके ऊपर उतारें, उसको चीज़ें भी दें और अपना जो स्ट्रेस है वो भी उतारें। और सेम इसी तरह जो शुगर मम्मीज़ हैं उनका भी मुझे यही लगता है कि वो चाहती हैं कि हम पे जो कंट्रोल था वो तो चला गया, अब हम किसी को कंट्रोल करें। अच्छा देखें, ये कंट्रोल वाली जो पोजीशन है ना आपकी, आप यहाँ पर ठीक हैं, क्योंकि ये जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं ना, ये अपनी से छोटी उम्र के लोग कहते हैं ना, अपने से कमतर पे बंदे का गुस्सा निकलता है, अपने से कमतर को बंदा जो है वो पकड़ता है, अपने लेवल का या अपने से ऊपर वाले बंदे को तो कुछ कह ही नहीं सकता। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि एड्रेस करना चाहिए। हमने हमेशा से टैबूज इश्यूज पे बात की और ऐसे टैबूज जिन पे लोग नहीं बात करना चाहते, नहीं सुनना चाहते, मगर एक जो बुराई माशरे में हो रही है उस बुराई का
खात्मा तो खैर नहीं किया जा सकता, मगर कहते हैं ना कि काउंसलिंग के जरिए हम कहीं फिल्टर्स लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। बातों का सिलसिला जारी है, मगर जो किचन है ना, उसकी जो बातें वो ख़त्म हो ही नहीं सकती। डॉक्टर नबिया मुझे सेकंड करेंगी, जो किचन है वो भी हमारे कहते हैं ना दिलों के बहुत करीब है, और उसमें भी इमोशंस कुट कुट के भरे हुए हैं। और जो हमारी किचन की रानी है वो है अनम जी। अनम जी, आज जो हमने 2 ड्रिंक्स रेडी, इनफैक्ट 3 ड्रिंक्स जो हैं वो रेडी की हैं। एक है मैंगो लस्सी, साथ में ये ट्रॉपिकल स्मूदी है। इसमें आप कोई भी आपके पास सीजनल फ्रूट्स हैं वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और ये जो है बेसिकली ये मैंने पीनट बटर चॉकलेट स्मूदी बनाई है, तो इसमें थोड़ा सा पीनट बटर ऐड किया है। अगर आपके पास घर में पीनट बटर अवेलेबल नहीं है तो आप खाली पीनट्स भी डाल सकते हैं। ओके। तो उससे बटर से थोड़ा सा ज़रा फ्लेवर एनहांस हो जाता है। तो बड़ी सिंपल रेसिपीज़ हैं। आपने अगर मैंगो लस्सी बनानी है तो उसके लिए मैंगोज़ या किसी भी फ्रूट की आप लस्सी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ मैंगो ही लस्सी बनाएं। आपने मैंगोज़ ले लेने हैं, 1 मैंगो बहुत है 2 ग्लास के लिए। साथ में आप इसके अंदर जो है 1 कप के करीब जो योगर्ट ऐड करेंगे, साथ में तकरीबन ½ ग्लास के करीब जो है हम इसके अंदर मिल्क ऐड करेंगे, आइस डालेंगे। आप शुगर की जगह जो है वो आप हनी भी ऐड कर सकते हैं, या आप शुगर को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंगोज़ में ऑलरेडी एक स्वीटनर होता है। सिंपल आप उसको ब्लेंड करें, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और जो सर्व भी करें आप, बिल्कुल मैं आपको सर्व कर देती हूँ करेंगे। और फातिमा वहाँ हमारे मेकअप स्टेशन पे बहुत गौर से रिलेशनशिप्स के ऊपर बातें सुन भी रही थी, और ऑब्वियसली शी हैज़ अ वैलिड पॉइंट एज वेल। तो फातिमा, मेकअप जो है वो कंप्लीट है? जी कंप्लीट है। अच्छा, वेरी नाइस। तो मेकअप को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। और बहुत अच्छा, बहुत सटल लुक आपने दिया है, और ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो नजर आ रही है, बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन। और जूस कौन सा पियेंगी आप? नहीं, इतना सारा काम इसमें बहुत मुश्किल होगा मुझे चूज करना। अच्छा, हाँ। नहीं, ये इसमें आपका वेट नहीं बढ़ेगा, ये हम आपको गारंटी दे सकते हैं। देखिए स्मूदी है, फ्लेवर्स की बात कर रही हूँ। मैं चाहूंगी कि मैं सब टेस्ट करूँ। आपको हम सब टेस्ट भी कराएंगे। थोड़ा सा मुझे मेकअप के बारे में बताएं कि आपने ये मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले क्या इस्तेमाल किया, कैसे ट्रांसफॉर्म किया फेस को? ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्किन प्रिपेयर की मैंने, उसके बाद जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन थी वहाँ पर मैंने थोड़ा कलर करेक्ट कर लिया। तो फाउंडेशन का मैं बता रही थी कि जो फाउंडेशन है उसको नेक के साथ हमने मैच करना होता है, तो उस तरह से आप लोग बाय किया करें। और आइज़ मैंने इनकी थोड़ी सी स्मोकी टच दिया है, बहुत सटल रखा है लुक को। जो इनका बाकी कॉन्टोर वगैरह है उसको भी मैंने बहुत सटल रखा है, हार्श नहीं किया। क्लोज करके आप क्लोजअप में बता दें, क्योंकि स्मोकी का मतलब ये नहीं होता कि पूरे आईलेट तक आप ब्लैक कर लें। स्मोकी की भी, स्मोकी लुक्स की भी काइंड्स होती हैं। हाँ, तो ये मैंने इनको बिल्कुल इनका लाइनर लगा के उसको मैंने हल्का सा छोटे से ब्रश से थोड़ा स्मच कर दिया, तो वो थोड़ी सी स्मोकी लुक आ गई। उससे आइज़ जो है ना वो और थोड़ी इन्हांस हो जाती हैं। और माशाल्लाह इनकी आई लैशेज़ अपनी इतनी प्यारी थी कि मुझे लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, वेरी नाइस। और लिप कलर है जो वो कौन सा दिया? ओम्ब्रे लग रहा है मुझे। नहीं, ओम्ब्रे नहीं है। मैंने इनका थोड़ा सा वही कॉन्टोर किया, थोड़ा सा लिप्स को पेंसिल के साथ, जो कॉन्टोर पेंसिल मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, थोड़ा कॉन्टोर किया। उसके बाद मैं थोड़ा न्यूड पिंक्स में, ताकि वो इनकी आइज़ के साथ कॉम्प्लीमेंट करे। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है डॉक्टर नबी, आपने भी देखा होगा, क्योंकि सजना संवरना जो है वो औरत की जीनत है। आपने बार बार कहा है कि अपने मियों के लिए अच्छे तरीके से सजो। बिल्कुल। और आपने इस चीज को जो है वो अमलन भी दिखाया। मैंने अमलन भी दिखाया है, और इसके ऊपर भी बहुत कॉन्ट्रडिक्शन हुई है। अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा है जी ये क्यों कहा है, कोई बात है करने वाली। इसमें मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी क्या कहा। लेकिन ये कि पिंक की लुक देना जरूरी नहीं है, हर फेस पे पिंक लुक नहीं सूट करती। तो फातिमा, इट्स अ वेरी गुड ब्लेंडेड मेकअप कि आपने इनको ब्रॉन्ज में रखा, टेराकोटा में रखा, आपने बिल्कुल पिंक पिंक नहीं किया। इनका कलर देखें कि स्किन टाइप देखें, ये ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी थी कि हर इंसान जो है वो पिंक कलर में बारबी नहीं बन सकता, बट टेराकोटास में जा सकता है, आप ग्रेज में जा सकते हो, ब्रॉन्ज में जा सकते हो। लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी, कुछ चीजें ब्राउन बारबी भी तो बिल्कुल है ना, तो वो ब्राउन कलर में भी आप उसको, और मुझे लगता है कि ब्राउन कलर एक ऐसा कलर है जो ऑलमोस्ट हर एशियन फेस के ऊपर जो है बड़ा कॉम्प्लीमेंट करता है। एग्जैक्टली। तो वो पिंक कलर जो है वो थोड़ा ट्रिकी है, वो हर किसी की फेस पे टोन्स होती है। एग्जैक्टली, इसलिए उसको जितना आप वार्म रख के करेंगे उतना ही वो इनहैंस होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो डॉक्टर नबिया,
सजना संवरना कितना ज़रूरी है, चलिए आज बता दें। देखिए, सजना संवरना औरत का जेवर है, इख्तियार है, उसको करना चाहिए। एक औरत जो है सजी संवरी अच्छी लगती है। मर्द को जो है वो किरदार वाइज अपना जो है काम करना चाहिए, और औरत को अपने किरदार और अपनी सूरत और सीरत दोनों पे काम करना चाहिए। हमने क्या किया कि हमने म्यार तय कर लिया, मर्दों को सिर्फ सूरत नजर आई, सीरत पर काम ही नहीं किया। सीरत पे काम किया होता तो आज आपके पास अच्छी बीवियां मौजूद होती। आपने सीरत को जो है वो प्रेफरेंस दी होती। ये नहीं कहते सीरत देखनी तो अपनी माँ की देख लो, तुम्हारी भी सीरत ही देखनी है हमने। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। बीवी बीवी है, माँ माँ है, माँ का अलग रुतबा है, बीवी का अलग जो है वो रुतबा है। जो लोग सिर्फ माँ के होके रह जाते हैं, बीवी को इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो भी गलत कर रहे हैं। जो बीवी के होके रह जाते हैं, माँ को इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो भी गलत कर रहे हैं। रिलेशनशिप्स में लड़का सबसे पहले लड़की की सूरत देखता है, सूरत देखता और सूरत वो हर लड़का ये चाहता है उसकी बीवी जो है वो बारबी हो। हाँ, और हर लड़की चाहती है कि मेरा शौहर दौलतमंद हो। ये भी तो प्रॉब्लम है ना। आपने कौन से दीनदार मर्द जो है वो देखे हैं, ये लड़कियों की कौन सी जो है दीनदार मर्द के बारे में जरूर कहूंगी कि ऐसी भी लड़कियां हैं जो कि ऑलरेडी होम रेकर्स हैं। वो चाहती हैं कि उनका मियाँ जो है वो सेटल्ड आदमी हो, और सेटल तब होता है जब एक लाइफ 20-25 साल वो गुजार चुका होता है, फिर सेटल होता है, और उस दौरान उसकी शादी हुई होती है। तो ऑलरेडी जो यंग लड़कियां, उनको रीमैरी करने का भी शौक होता है, उनको नहीं फर्क पड़ता कि उनकी पहली बीवी है, बच्चे हैं, दैट डज नॉट मैटर। एग्जैक्टली, ये बहुत गलत इम्पैक्ट जो है वो हमारे माशरे में आ रहा है कि ऐसी नौजवान लड़कियाँ जिनकी भी शादियां नहीं हुई होती, वो शादीशुदा मर्दों के पीछे, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के हवाले से जो है वो हमारा पाकिस्तान, मेरा ख्याल है कोई टॉप 10 में तो है, जितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं। मेरे पास जितने केसेस आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि जी मेरे शौहर छुप के जो है वो किसी लड़की से बात करते हैं और उसके साथ जो है वो अफेयर चल रहा है, और बीवी के साथ भी अच्छे हैं और उसके साथ भी बहुत अच्छे हैं। अब अंदाजा लगाएं एक मर्द पे कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेचारा कितने को बोझ उठा रहा है कि बाहर भी औरत को खुश रखा हुआ है और घर वाली को भी जो है वो देख रहा है। देखिए, ये मोबाइल देख रहे हो तो यूं करके स्माइल आती है, मुंह वैसे देखते हैं, हाँ बताओ क्या बात है, क्या बात है, ऐसे देखा है ना आप। देखिए वो स्माइल अलग है, और ये मैं कहती हूँ कि उसको भी ना जरा घर ला के बैठने की इजाजत दे दें बीवियां। उसका भी वही हाल होगा जो आपका हाल किया हुआ इस बंदे ने। वो अपने घर में रहती है ना, वहां से तैयार होके निकलती है, तैयार होके आती है, अपनी जिंदगी गुजारती है। जिस दिन वो औरत इस आदमी के हत्थे चढ़ गई प्रॉपर, और इस आदमी ने उसको जो है वो आपको जैसे रखा हुआ है वैसे ही रखेगा, ये नथिंग एल्स के आप जो है वो ये समझें कि जो इससे अपना बीवी के साथ रवैया है वो उसके साथ रवैया नहीं रहेगा। जो चीज़ हासिल हो जाए वो बस खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब कि हासिल नहीं होनी चाहिए, हासिल नहीं होनी चाहिए। और बीवियों को भी चाहिए कि हर वक्त हासिल ना रहे मर्दों को, हर वक्त ये थॉट कि मेरा शौहर क्या कर रहा है, मेरा शौहर किसी के साथ है। अपने आप पर वक्त दें। जिस वक्त मर्द आपको इग्नोर करना शुरू करे, आप उसको डबल इग्नोर करना शुरू कर दें। आप उसके साथ उसके टाइम की डिमांड ही ना रखें, आप उसके साथ लड़ाई करें ना, आप उसके साथ फजूल बहस करें ना। अगर आपको पता चल जाए आपके हस्बैंड का कहीं दूसरी लड़की के साथ जो है वो अफेयर है, इस बात पे लड़ने की बजाय अपनी पर्सनैलिटी पे तवज्जो दें। क्या वजह बनी कि आपका शौहर जो है वो दूसरी लड़की की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हुआ। वेरी नाइस डॉक्टर नबीहा। ऑब्वियसली एक खातून जो होती है वो एक नेशन को डेवलप करती है, एक नई जनरेशन को जन्म देती है, और उसके ऊपर अगर काम नहीं होगा, वो अपने पे काम नहीं करेगी, तो ऑटोमेटिकली पूरा माशरा जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो हमने सोचा कि हम रिलेशनशिप पे बात करें, हम बात करें इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स जो हैं उनको कैसे हम फिल्टर आउट कर सकते हैं, हम कैसे उसको अपने साथ बॉन्ड बना सकते हैं, कैसे इस माशरे में सर उठा के जीत सकते हैं, और कहाँ कहाँ जो अलमिया है उसको कैसे कर्व कर सकते हैं। तो उसके साथ आज का शो आपको कैसा लगा और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। वैसे तो हमारे शो के फीडबैक्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली हमें समझ आ जाती है टिकटॉक के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए। तो व्यूज़ हमारे सोशल मीडिया पे जाके हमें ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और मज़ीद फीडबैक दें। तो हमेशा पसंद करते रहें, देखते रहें धड़क।